गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनल जुगुलर वेन के बारे में, जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन था एबी फिस्टुला और एबी ग्राफ्ट एंड जो भी टेम्पररी एक्सेस हैं, जो परमानेंट एक्सेस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो क्या होता है ब्लड वेस्कुलर एक्सेस और हीमोडायलिसिस में इसका क्या यूज है, वो हम लोग थोड़ा बहुत टेम्पररी एक्सेस के बारे में देख चुके थे पहले ही। जैसा कि इंटरनल जुगुलर वेन के बारे में मैंने बताया था, यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर कैथेटर को इंसर्ट करेंगे और वहाँ से डायलिसिस के लिए प्रॉपर अमाउंट ब्लड लेंगे। तो जो ऑप्टिमल साइट मैंने बताया था इंटरनल जुगुलर वेन के बारे में, वो ऑप्टिमल साइट था राइट इंटरनल जुगुलर वेन। यहाँ पे वेन दिख रही है, ये हमारे राइट इंटरनल जुगुलर वेन। जो मार्जिन दिख रही है वो है कॉलर बोन। तो कॉलर बोन एक मार्जिन है जिससे हम पता करते हैं अंडर द अल्ट्रासोनोग्राफी में कि इंटरनल जुगुलर वेन कहाँ पे है, और वहाँ पे हम लोग इसकी मदद से, यूएसजी की गाइडेंस की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे कैथेटर को इन इंटरनल जुगुलर वेन। इतना मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था क्यों हम लोग राइट इंटरनल जुगुलर वेन को ही प्रीफर करते हैं, क्यों नहीं लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन को या फिर जो सब क्लेवियन है उसको, ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं। ये हमने किट बताया था कि सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन की किट है, कि ये सारी चीज़ें जो है प्रोसीजर के टाइम पे लगेंगी। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए एक बार देख लेते हैं कि द राइट इंटरनल जुगुलर वेन इज प्रिफर्ड कैथेटर। क्या है, लोकेशन क्या होगी इनकी, इट इज कंपेयर टू लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। जो हमने कैथेटर को इंसर्ट किया है वो मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग इंसर्ट किस में करेंगे, राइट इंटरनल जुगुलर वेन में करेंगे, लेफ्ट में नहीं करेंगे, या लेफ्ट में प्रिफर नहीं किया जाता है, या फिर सब क्लेवियन वेन में, वो भी साइट में वेन में नहीं किया जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रेट रूट टू द राइट आर्टरियम। तो जो हम कैथेटर इंसर्ट करेंगे इंटरनल जुगुलर वेन का, वो कहाँ तक एक्सेस करेगा, वो राइट आर्टरियम तक एक्सेस करेगा, एंड देयर बाई रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सेंट्रल वेनस स्टेनोसिस। और सेंट्रल वेनस स्टेनोसिस के रिस्क को क्या करेगा, कम करेगा। तो ये एक प्रकार का एक रिस्क है जिसको कम करता है अगर हम राइट को प्रीफर करते हैं लेफ्ट की जगह पे, या फिर सब क्लेवियन की जगह पे। तो व्हाट इज स्टेनोसिस? स्टेनोसिस कुछ नहीं होता, जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। तो नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, जिस ब्लड वेसल्स में इंसर्ट कर रहे हैं उसमें नैरोवन हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल वेन का स्टेनोसिस। और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे अब हम इसमें कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं कि सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन के टाइम पे, प्रोसीजर के टाइम पे, या फिर प्रोसीजर के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। पहला है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस, दूसरा डिलेड कॉम्प्लिकेशन, और तीसरा इंजरी टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, जो प्रोसीजर के दौरान यानी कि ड्यूरिंग प्रोसीजर जो कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगे उनको हम बोलेंगे इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस। यानी हम जब सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन कर रहे होंगे, जुगुलर वेन में कैथेटर डाल रहे होंगे, उस टाइम पे जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वो होंगे इन इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद है डिलेड कॉम्प्लिकेशंस। डिलेड मतलब जो बाद में आए, जो डिले हो जाए, जो बाद में आएंगे, यानी प्रोसीजर के समय पे नहीं, उसके बाद आए, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने भर, तो वो जो भी डिले कॉम्प्लिकेशंस आएंगे उनको डिलेड कॉम्प्लिकेशंस बोलेंगे। तीसरा है इंजरी टू द एडजेसेंट स्ट्रक्चर। तो एडजेसेंट मतलब होता है उसके जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हैं, जो उसके आसपास के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो उसके आसपास पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा, उनको इंजरी होगी, तो उसको बोलते हैं इंजरी टू द एडजेसेंट स्ट्रक्चर। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस को डिटेल में देखते हैं कि इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है। आर्टेरियल पंक्चर, न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, एरिथमियास, एयर एम्बोलिज्म एंड परफोरेशन ऑफ वेन एंड कार्डियक चैम्बर। आर्टेरियल पंक्चर कैसे होगा, हम बार बार जब हम नीडल को प्रिक करेंगे अपनी वेन तक एक्सेस करने के लिए, इंटरनल जुगुलर वेन तक एक्सेस करने के लिए, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो आर्टरी है वो बार बार
पंक्चर हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आर्टरीज और वेन बहुत ही प्रॉक्सिमेट होते हैं, बहुत ही आसपास होते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमेट होते हैं, जिनकी वजह से वेन को हमको एक्सेस करना होता है लेकिन वो आर्टरी में पंक्चर हो जाता है, तो ब्लीडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग भी काफ़ी हो जाती है, तो आर्टेरियल पंक्चर को अवॉइड करना होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर। फिर है न्यूमोथोरैक्स। ये क्या होता है? न्यूमोथोरैक्स में लंग्स जो होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। कोलैप्सिंग होती है क्योंकि एयर के कारण, जो भी एयर है वो प्लूरल कैविटी के अंदर डिपॉजिट और एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देंगे, तो उस कंडीशन में लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, एंड दैट इज न्यूमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स क्या है? हीमो मतलब ब्लड, थोरैक्स मतलब थोरैक्स, यानी कि प्लूरल कैविटी की बात करें। यहाँ पे न्यूमो मतलब वही है, न्यूमो मतलब न्यूमोथोरैक्स, तो एयर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं या एयर है वो हो जाएगा प्लूरल कैविटी के अंदर, और यहाँ पे हीमोथोरैक्स का यानी कि ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा प्लूरल कैविटी के अंदर, तो ब्लड का एक्यूमुलेशन प्लूरल कैविटी के अंदर, हीमोथोरैक्स। एरिथमियास क्या होता है? एरिथमियास में कुछ नहीं होगा, जो हमारी हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएगी, मतलब मोर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इनफैक्टली ज़्यादा जो होती है वो मोर हो जाती है, यानी कि पेशेंट की जो धड़कन है, हार्ट बीट है, वो तेज हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म क्या है? एयर एम्बोलिज्म में क्या होगा? वही सेम होगा, जो एयर के अमाउंट है नीडल के कारण, जो एयर के अमाउंट है वो वेसल्स में बढ़ सकते हैं, एम्बोलाई बन सकता है उनकी वजह से। परफोरेशन ऑफ वेन एंड कार्डियक चैम्बर। तो अगर हमारी नीडल जो है वेन के अंदर परफोरेट करना मतलब बार बार उसको क्या करना? प्रिक करना, तो वेन्स भी जैसे आर्टरी पंक्चर हो रही थी बार बार, वैसे वेन भी जो है पंक्चर हो सकती है अगर हमारी नीडल अच्छे से नहीं गई है तो, और कार्डियक चैम्बर तक भी ये नीडल परफोरेशन हो सकता है। तो ये हमारे इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं। डिलेड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं इसमें? डिलेड कॉम्प्लिकेशंस जो बाद में होंगे, जैसे थ्रोम्बोसिस, इन्फेक्शन, वैस्कुलर स्ट्रक्चर और आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, ये बाद के होने वाले प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मतलब क्या? थ्रोम्बोस, क्लॉटिंग बनना, ब्लड क्लॉट कर जाना। तो थ्रोम्बोस जो होंगे वो एक टुकड़ा होगा ब्लड का जो क्लॉट किया हुआ होगा, वो डिलेड कॉम्प्लिकेशंस में आ सकता है। इन्फेक्शंस जो हो सकते हैं उसकी वजह से, या प्रोसीजर के समय में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर पेशेंट अगर अनहाइजीन है, उस अपने जो कैथेटर है उसको अच्छे से क्लीन ना करवाता हो, या फिर डायलिसिस के समय में उसको अगर क्लीन और हाइजीन न किया जाए तो भी वो इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो डिलेड कॉम्प्लिकेशंस होगा। वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स हो सकता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो सकती हैं, या फिर एवी फिस्टुला बन सकता है, यानी कि लिंकिंग हो सकती है आर्टरी और वेन की। ये डिलेड कॉम्प्लिकेशंस हो गए। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो उनके आसपास पाए जाएंगे, उनमें क्या क्या हो सकता है, उनमें कैसे इंजरी होगी? ब्रैकियल प्लेक्सस होता है, यानी कि जो ब्रैकियल्स है हमारा, वहाँ पे पूरा नर्वस सिस्टम है, नर्व्स है, वहाँ पे नर्व सप्लाई है, तो उनमें अगर नीडल को प्रिक होता है तो उसमें इंजरी हो सकती है। ट्रैकिया है वहाँ, तो ट्रैकिया में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है लैरेंजियल नर्व, तो लैरेंजियल नर्व भी वहाँ से पास करती है, अगर हमारी नीडल उस पर प्रिक होती है या फिर टच होती है तो लैरेंजियल नर्व पे इंजरी हो सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रोसीजर करना होता है। हम अब ये हमारा टेम्पररी एक्सेस था अब तक का, दो भाग में मैंने डिवाइड किया था वेस्कुलर एक्सेस को, एक है टेम्पररी एक्सेस, दूसरा परमानेंट एक्सेस। तो टेम्पररी एक्सेस मैंने क्या क्या बताया यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। टेम्पररी एक्सेस 3 बताया मैंने यहाँ पे, टेम्पररी एक्सेस को 3 भाग में बांट दिया था। यहाँ पे ये एग्जांपल है टेम्पररी एक्सेस का। पहला क्या था? ये क्या है? फेमोरल, यहाँ पे है फेमोरल, जो जांघ के पास थाई में लगेगा, फेमोरल। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या था? यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन, जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये इंटरनल जुगुलर वेन में, और ये है सब क्लेवियन, जो कि बहुत ही रेयर केस में लगता है, अदरवाइज लगता ही नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, कुछ मिल नहीं रहा है, वेंस कहीं पे भी नहीं मिल रही है, तो फाइनली हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा टेम्पररी एक्सेस था। अब हम अपने परमानेंट एक्सेस पे चलते हैं कि परमानेंट एक्सेस में क्या क्या होता है। तो ये है हमारा परमानेंट एक्सेस। परमानेंट एक्सेस 2 टाइप के लेंगे, इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। 2 टाइप के होते हैं, पहला एवी फिस्टुला, दूसरा एवी ग्राफ्ट। यहाँ पे एवी मतलब होता है आर्टेरियो वेनस,
आर्टेरियो वेनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवी फिस्टुला है उससे हम कैसे बनाते हैं उसकी हम डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो दिस इज फॉर्म्ड बाय सबक्यूटेनियस एनास्टोमोसिस ऑफ एन आर्टरी टू एडजेसेंट नेटिव वेन अलाउिंग ब्लड या अलाउिंग फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम आर्टरी टू वेन। तो इतना बड़ा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिंपल सा तरीका बताएंगे यहाँ पे कि जो भी फिस्टुला फॉर्मेशन होता है यूजुअली हमारे फोर आर्म में होता है। फोर आर्म मैंने पहले ही बताया होगा एनाटॉमी में कि फोर आर्म कहाँ पे होता है। तो फोर आर्म यहाँ पे जैसे दिख रहा है फिगर में ही फोर आर्म, यहाँ पे हम उसको क्लोज करके दिखाएंगे। ये है फोर आर्म। फोर आर्म में होगा क्या, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस क्या होगा, स्किन के थोड़ा सा नीचे उसको ऊपर की लेयर हटा करके जहाँ तक हमारी वेन और आर्टरी होगी वहाँ पे उसको क्या करेंगे, इंटरलिंकिंग। देखो मैंने एक वर्ड बताया था एनास्टोमोसिस, तो एनास्टोमोसिस ऑफ आर्टरी और वेन। तो यहाँ पे एक आर्टरी और एक कोई भी वेन, मान लो ये वाली वेन है, ये वेन, तो एक आर्टरी और एक वेन लेंगे और दोनों को इंटरलिंक कर देंगे, उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, सर्जरी की जाती है और आर्टरी को जो उसके एडजेसेंट नेटिव वेन होती है यानी कि जो उसके आस पास की वेन होती है उसके साथ हम उसको इंटरलिंक कर देंगे। इससे होगा क्या, जो आर्टरी का ब्लड देखो यहाँ से आ रहा है वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, वेन के अंदर चला जाएगा। तो पहले मैंने आर्टरी और वेन में डिफरेंट पढ़ाया था कि आर्टरी में ब्लड प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत तेज़ी से प्रेशर होता है, बहुत हाई प्रेशर होता है, और वेन में प्रेशर लो होता है। तो अगर वेन में प्रेशर लो है और डायलिसिस करनी है तो उतना अमाउंट जो है ब्लड वेन से नहीं लिया जा सकता और आर्टरी में हम लोग करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, आर्टरी का सारा फ्लो किस में कर देंगे, वेन में कर देंगे। अब वेन में जब फ्लो कर देंगे तो वेन का जो डायामीटर है, फॉर एग्जांपल अगर ये इसका डायामीटर ये था शुरुआत में बनाने के टाइम पे, तो जब इसमें फ्लो आर्टरी का आएगा तो इसका डायामीटर बढ़ जाएगा। तो ये जब डायामीटर बढ़ जाएगा तो इसमें जो सप्लाई है ब्लड की वो भी बढ़ जाएगी। तो डायलिसिस के समय में हमको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड जो है मिल जाएगा डायलिसिस करने के लिए। इसलिए हम लोग इसको इंटरलिंक कर देते हैं और इसी प्रोसीजर को बोलते हैं एवी फिस्टुला, इसी को बोलते हैं फिस्टुला फॉर्मेशन। तो यूजुअली जो हम लोगों ने किया है, यूजुअली जो आर्टरी और वेन हम लोगों ने लिया है वो हम लेते हैं यूजुअली क्या, रेडियल आर्टरी, सिफेलिक वेन। ये एक कॉमन आर्टरी और वेन है जिसको हम इंटरलिंक करते हैं। फिर इसके बाद अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी पेशेंट में तो हम ब्रैकियल के पास जाते हैं और दूसरे वेन के पास जाते हैं। ठीक है, ये है पूरा अच्छे से डायग्राम दिखा होगा। अगर हम रियल डायग्राम देखेंगे तो ये हमको है पूरा, ये देखो वेन कितनी ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट हो गई है, पूरी उभर करके ऊपर आ गई है। वेन जो है पूरी डायलेटेड फॉर्म में है, यानी कि जो फिस्टुला है ये मैच्योरिटी लेवल का है। अब हम इस पे जो है नीडल इंसर्ट करेंगे और डायलिसिस करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड से डायलिसिस की जाती है, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस के चांस नहीं होंगे अगर सावधानी बरते तो यहाँ पे इंटरलिंकिंग जैसे किया गया है ये वाले फिगर में, एवी फिस्टुला ये दिखाया हुआ है। यहाँ पे आर्टरी और वेन को, एक वेन और एक आर्टरी, जो आसपास की आर्टरी और वेन होंगी उनको इंटरलिंक कर दिया है और ब्लड को क्या किया है, डायरेक्ट आर्टरी से वेन में भेजने का काम। वैसे ही सेम अगर हम इधर देख लें तो ड्यूरिंग डायलिसिस क्या करेंगे, ड्यूरिंग डायलिसिस ये करेंगे, ये हमारा इंटरलिंक हो गया है आर्टरी और वेन को। अब जो नीडल डालनी है हमको डायलिसिस के समय में तो उसमें क्या करना है, दोनों की दोनों नीडल कहाँ पे होगी, दिस इज फिस्टुला नीडल। ये जो नीडल दिख रही है ये लंबी सी पाइप के साथ लगी होती है, इतनी लंबी, इसको हम बोलते हैं फिस्टुला नीडल। तो फिस्टुला नीडल को हम लोग कहाँ कर रहे हैं डालने, इसको वेन में कर रहे हैं। ये है हमारी वेन, जोड़े किसके साथ है, आर्टरी के साथ इंटरलिंक किए हैं। अब ये जहाँ पे इंटरलिंकिंग हुई है इसी को बोलते हैं एनास्टोमोसिस साइट। तो एनास्टोमोसिस साइट से कुछ दूरी पे लगभग 3 सेंटीमीटर की दूरी से नीडल को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे नीडल इंसर्ट किए, यहाँ से क्या करेंगे, डायलिसिस के लिए ब्लड को लेंगे। यहाँ दिखा रहा है एरो, मतलब यहाँ से डायलिसिस के लिए ब्लड खींचेंगे पेशेंट की बॉडी से मशीन के द्वारा, और दूसरी तरफ से यहाँ से क्या होगा, ब्लड को वापस भेजेंगे। तो ये प्रोसीजर होता है ड्यूरिंग डायलिसिस। तो कंस्ट्रक्शन, एक बार एवी फिस्टुला का कंस्ट्रक्शन हो गया उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद केवल नीडल इंसर्ट करनी है और डायलिसिस करनी है, सिंपल मेथड।
एवी फिस्टुला कैन नॉट बी यूज्ड इमीडिएटली। जो भी सर्जरी करेंगे एवी फिस्टुला की वो तुरंत यूज करने लायक नहीं होती है। सर्जरी हुई है, अभी हीलिंग हुआ ही नहीं है, डायलेशन हुआ ही नहीं है, तो कभी भी फिस्टुला को तुरंत यूज करने लायक नहीं होता है। तो कितना वेट करना पड़ेगा? तो वन मस्ट हैव टू वेट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स। 6 हफ्ते लग जाते हैं। कभी कभी किसी पेशेंट में ज़्यादा लग जाता है, कभी कभी किसी को कम लगता है। क्यों ऐसा होता है? फॉर फीडिंग आर्टरी एंड वेन टू डायलेट। जो भी हमारी वेन्स हैं, जो भी आर्टरी हैं, वो डायलेट हो जाए। डायलेशन का मतलब क्या है? जो छोटी नैरो है उसको हम लोग बड़ा कर दें, डायमीटर उसका बड़ा हो जाए, उसमें फ्लो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो अपने आप जो वेन होगी वो फैलेगी। स्ट्रेचेबल होती है तो वो फैलेगी। जब फैलेगी तो उसका डायमीटर बड़ा हो जाएगा, जिससे हमारी डायलिसिस अच्छे से हो पाएगी। हमें अपने डायलिसिस से मतलब है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसा बनाते हैं। ड्यूरिंग दिस इंटरवल द फ्लो इन द फिस्टुला इंक्रीजेस एंड वेन वॉल थिकन। जैसा कि बताया कि अगर इस जो हम लोगों ने छोड़ दिया है 6 हफ्ते तक के लिए, उसमें उस दौरान हो क्या रहा है? फिस्टुला में ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो के साथ साथ क्या होगी? वेन की वॉल होगी वो थिकन होगी और डायमीटर इंक्रीज करेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ एवी फिस्टुला। कैसे एवी फिस्टुला बनता है, शुरुआत कैसे करेंगे? तो शुरुआत हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेशन से पहले, सर्जरी के पहले प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन करते हैं पेशेंट का। क्या क्या चीज़ें देखनी होती है? पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है। हिस्ट्री में क्या लेंगे? हिस्ट्री ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल। कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो सर्जरी करवाने आया है जिसकी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है। जब उसका कार्डियक ही अच्छा नहीं है, जब उसका हार्ट ही अच्छा नहीं है, पंपिंग अच्छी नहीं होगी, तो जो हम फिस्टुला बनाएंगे उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड कहाँ से आएगा? तो पहले हमको हिस्ट्री लेना जरूरी है। डायबिटीज मेलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं वो वेस्कुलर डिजीज है, तो वेसल्स को डिटेक्ट करने में कौन सी अच्छी वेसल्स है वो नहीं मिल पाता है डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में, तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है फिस्टुला बनाने में। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, वैसे ही वेस्कुलर डिजीज है, जो वेस्कुलर डिजीज अगर है तो उसमें भी वेस्कुलर्स को कंस्ट्रक्ट करने में या वे एवी फिस्टुला बनाने में प्रॉब्लम आती है। हार्ट फेलियर के पेशेंट को भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर इनको लेंगे एवी फिस्टुला बनाने में ब्लड भी लॉस हो रहा है, और ऊपर से जब उसकी जो अमाउंट है उसमें इंक्रीज कर जाएगा, तो हार्ट की कैपेसिटी होनी चाहिए कि उतना अमाउंट फिस्टुला को भेज सके। अगर हार्ट ही अच्छा नहीं है तो एवी फिस्टुला कंस्ट्रक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? बोथ आर्म मेजरमेंट, दोनों आर्म का मेजरमेंट देखेंगे, उनका आर्म का गर्थ देखेंगे, जो ऊपर की जो मोटाई है उनकी जो डायमीटर है वो हम देखेंगे। एलन टेस्ट करेंगे रेडियल और अल्नर फ्लो के लिए। एलन टेस्ट होता है जिसमें हम रेडियल और अल्नर फ्लो को देखते हैं कि रेडियल और अल्नर फ्लो अच्छा है कि नहीं। सर्जरी ऑफ आर्म और एवी एक्सेस, या फिर उसको देखेंगे जो बंदा है जो क्या पहले वो सर्जरी करवा चुका है, या फिर उसकी 4 आर्म की सर्जरी हो चुकी है, या फिर वो एवी एक्सेस पहले से बनवा चुका हो और फिर ख़राब हो चुका हो, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आर्म में एडिमा तो नहीं है, पानी नहीं भरा है, या फिर कोई भी प्रकार का इंजरी नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। इमेजिन स्टडी कर लेते हैं। इमेजिन में क्या करेंगे हम लोग? डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे। यहाँ पे डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? दिस मेजर द फ्लो वेलोसिटी एज वेल एज इनर डायमीटर ऑफ ब्रैकियल एंड रेडियल आर्टरी एंड पेरिफेरल वेन। जब हम डॉपलर की अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, कहाँ की कराएंगे? 4 आर्म की। 4 आर्म को करा करके क्या देखेंगे? जो हम लोग वेसल्स का यूज करने वाले हैं फ्यूचर में एवी फिस्टुला फॉर्मेशन के लिए, वहाँ पे क्या उसका इनर डायमीटर अच्छा है कि नहीं। ब्रैकियल आर्टरी और रेडियल आर्टरी को ही हम फोकस करेंगे, और वहाँ की आसपास की जो पेरिफेरल वेन्स होंगी उनको फोकस करेंगे। क्या ये अच्छी हैं? फ्यूचर में इनके चांसेस हैं कि एवी फिस्टुला जो हम बना रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। इसके लिए एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। And this should be preferred in nearly all patients to detect central venous stenosis। और सेंट्रल वेनस स्टेनोसिस को देखने के लिए, स्टेनोसिस मैंने पहले बताया क्या है? नैरोइंग ऑफ वेसल्स है, तो वेसल जहाँ पे नैरो है वो डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग सर्जरी नहीं करेंगे। एंड टू आइडेंटिफाई सुटेबल आर्टरी एंड वेन, हमको क्या चाहिए? हमको सुटेबल आर्टरी और वेन चाहिए ताकि हम अपने जो फिस्टुला है सक्सेसफुल बना सकें।
उसके बाद मिनिमम साइज ऑफ आर्टरी एंड वेन, जो हम आर्टरी और वेन सेलेक्ट करने वाले हैं वो क्या होना चाहिए, मिनिमम आर्टरी होनी चाहिए, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, मिनिमम वेन का जो डायमीटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो मिनिमम वेन एंड आर्टरी साइज कितनी होनी चाहिए, अगर हम वेन का ल्यूमेन देख रहे हैं तो कितना होना चाहिए, यहाँ पे याद रखना 2.5 mm। तो 2.5 mm का, यानी कि हम जब अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें हमको डायमीटर पता चल जाएगा कि ये जो हम वेन यूज करने वाले हैं फ्यूचर में उसका डायमीटर 2.5 मिनिमम इतना होना ही चाहिए। और आर्टरी है तो उसका कितना होना चाहिए, 2 mm। तो इस प्रकार की आर्टरी और इस प्रकार का वेन हम लेकर के आगे के सर्जरी के बारे में सोचेंगे। ब्रैकियल आर्टरी फ्लो, ब्रैकियल में अगर हम ब्रैकियल का यूज करने वाले हैं रेडियल की जगह पे, तो ब्रैकियल की आर्टरी का फ्लो कितना होना चाहिए, मोर देन 80 ml पर मिनट फॉर ए सक्सेसफुल फिस्टुला। एवी फिस्टुला जो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा समझ में नहीं आएंगी शुरुआत में, बट धीरे धीरे सबको समझ में आने लगेगा। उसके पहले हमारा पहला वाला वीडियो अगर जो नहीं देखे हैं वो पहला वाला वीडियो देख लेंगे तो ही जो है ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा टोटल परमानेंट एक्सेस पे है, एवी फिस्टुला के बारे में पढ़ेंगे, एवी ग्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनको कैसे हम केयर करते हैं और उनको पेशेंट को कैसे केयर करते हैं जब उनमें सर्जरी हो जाती है, उनको प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, उनको इंजरी से कैसे बचाते हैं, क्या क्या सावधानियां हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एवी फिस्टुला वाले सेशन में देखेंगे। तो इतने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।